Hello and once again welcome to Brainy Today. In this video, I am going to discuss about medical termination of pregnancy, also known as abortion. See, we all know that the total duration of pregnancy is about 9 months or 38 weeks. मतलब pregnancy कितने टाइम में complete होती है total 9 months में. But if any pregnancy is terminated before this duration, then it is known as abortion. तो किसी भी pregnancy को अगर 9 महीने से पहले ही terminate कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं abortion. ठीक है. अब अबॉर्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड और परफॉर्म अबॉर्शन, मतलब अगर कोई अबॉर्शन इंटेंशनली किया जा रहा है ना, वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। और दूसरा टाइप क्या है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या है, जो एक्चुअली अनइंटेंशनल अबॉर्शन था, जो बिना मर्जी के हुआ है ना, मतलब जिसको हम जनरल टर्म्स में कहते हैं मिसकैरेज। तो मिसकैरेज क्या है, स्पॉन्टेनियस और अनइंटेंशनल अबॉर्शन। अब हम अबॉर्शन के डेटा की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी 6 आउट ऑफ 10 अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एंड इन अबॉर्शन, है ना। और इसमें से 45% आर अनसेफ अबॉर्शन एंड 97% टेक्स प्लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया। तो जितनी भी अनइंटेंशनल प्रेगनेंसीज हैं उसमें से हर 10 में से 6 प्रेगनेंसीज का एंड कहाँ पे हो रहा है, अबॉर्शन पे। और इसमें से जो 6 हैं उसमें से एक्चुअली 45% जो है अनसेफ अबॉर्शन है। एंड इन अनसेफ अबॉर्शन में से 97% अबॉर्शन जो हो रहे हैं, अनसेफ अबॉर्शन जो हो रहे हैं, वो कैसी कंट्रीज़ में हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी। ठीक है। अब व्हाट इज़ अनसेफ अबॉर्शन। देखो, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, सलाह देने वाले, सलाहकार घूम रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग आसपास हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करते हैं, आसपास के लोगों से सलाह लेते हैं कि यार क्या कर सकते हैं ना, लोगों ने सलाह देते हैं ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अबॉर्शन करना है, तो हॉस्पिटल ना जाके क्या करेगी, अपने सलाहकार, आसपास वाले सलाहकार लोगों से सलाह लेती है। इस केस में लोगों ने सलाह देते हैं कि आप कुछ गर्म खा लो, आप कच्चा पपीता खा लो, आप पाइनएप्पल खा लो, अबॉर्शन हो जाते हैं, क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की। बट ये जो होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली अबॉर्शन करवा सकते हैं, बट वो अबॉर्शन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अबॉर्शन तो हो गया, लेडी को लगेगा अबॉर्शन हो गया, बट क्या होता है, फीटस का कुछ कंटेंट यूट्रस में ही रह जाता है। और ये जो कंटेंट रह गया है, ये बाद में क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, और इस इन्फेक्शन की वजह से या तो उस लेडी की डेथ हो जाती है या फिर वो इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल मतलब अब वो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी। तो ये सारे कॉजेज होते हैं आपके अनसेफ अबॉर्शन के। ठीक है, तो किसी भी सलाह को ना माने, ऐसी किसी सलाह को ना माने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड रेशो देखें तो टोटल प्रेगनेंसीज जितनी भी हैं, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे वो अनइंटेंशनल हो, उसमें से 20% प्रेगनेंसीज गेट अबॉर्टेड। मतलब ओवरऑल रेशो में 20% प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो अबॉर्शन पे जाके एंड हो रही हैं। एंड द नंबर इज, बहुत बड़ा नंबर है, द नंबर इज 40 to 50 मिलियन पर ईयर। तो हर साल 40 से 50 मिलियन अबॉर्शन एक्चुअली हो रहे हैं। तो इस नंबर से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि यार abortion is playing a significant role in controlling the population growth। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं अबॉर्शन भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ऑल्दो अबॉर्शन आर नॉट परफॉर्म फॉर दिस पर्पज। कोई भी इंसान अबॉर्शन ये सोच के नहीं करवा रहा या कर रहा कि यार पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो अबॉर्शन करवा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। बट स्टिल अबॉर्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, राइट। फर्दर आगे चलते हैं। देखो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास एक्चुअली अबॉर्शन को लेके कोई लॉ नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट अबॉर्शन इन्वॉल्व्स इमोशनल, सोशल, एथिकल और इवन रिलीजियस इश्यूज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डू नॉट हैव एनी लॉ अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट इंडिया हैज़ अ प्रॉपर एक्ट कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, which was enacted in 1971. So this act is known as MTP Act 1971 and it was enacted by Indian government in 1971. This law या this act only considered married women। ठीक है, only married women were considered under this act। मतलब सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए ये एक्ट था, जहाँ पे ये स्टेट किया गया था कि कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो 20 हफ्तों तक अबॉर्शन करवा सकती है। सो इट वॉज स्टेटेड दैट एनी प्रेगनेंसी कैन बी लीगली टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 हफ्तों तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और क्या क्या केसेस थे, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए तो उस केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते थे। अगर कोई भी प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से रिजल्ट हुई है तो एनी प्रेगनेंसी रिजल्टेड ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट लाइक प्रेगनेंसीज ऑफ रेप विक्टिम्स, उस केस में अबॉर्शन वॉज लीगल। द थर्ड वॉज कि अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट लेडी है वो या फिर फीटस जो डेवलपिंग बेबी है वो, इनमें से किसी को भी कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई डिजीज़ है जो अल्टीमेटली लाइफ थ्रेट कर रही है, तो उस केस में भी क्या है, अबॉर्शन लीगल है। तो ये कंडीशन थी। फर्दर इस लॉ में ये कहा गया कि अबॉर्शन अप टू 12 वीक्स इज सेफ। तो अबॉर्शन कितने हफ्तों तक सेफ बताया गया, 12 हफ्तों तक, एंड आफ्टर 12 वीक्स जो था अबॉर्शन वॉज रिस्की। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया कि अबॉर्शन 12 हफ्तों के लिए सेफ है? तो देखो, फीमेल बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, एंड दिस प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग बेबी। ठीक है, और ये प्लेसेंटा बेबी से कैसे कनेक्ट होता है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। सो द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू फीटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये करता क्या है, ये बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बट दिस टिश्यू डज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल 3 मंथ्स। मतलब स्टार्टिंग के जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं उसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हुई होती, इसीलिए अबॉर्शन जनरली सेफ होते हैं। बट आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका होता है फीमेल बॉडी में, तो अल्टीमेटली अबॉर्शन रिस्की हो जाते हैं। सो ये आपका एमटीपी एक्ट था 1971। यहीं पे इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल जो है किसी फीमेल के अबॉर्शन की कोई भी डिटेल उसकी मर्जी के बिना लीक करता है या किसी और को देता है, तो उसके अंडर उसको 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका एमटीपी एक्ट 1971। नेक्स्ट चलते हैं कि इस एक्ट के आने के बाद क्या था, अबॉर्शन लीगल हो चुका था और लोग अब लीगली अबॉर्शन करवा पा रहे थे, तो लोगों ने इस एक्ट का एक मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या मिस यूज़ था कि अब लोग क्या करते थे, डॉक्टर के पास गए, जेंडर डिटर्मिन करवा लिया, लड़की है, चाहिए ही नहीं, है ना, जेंडर डिटर्मिन करवा लिया, लड़की है, चाहिए ही नहीं, तो अब उन्होंने क्या करवा दिया, लीगली अबॉर्ट करवा सकते थे, करवा लिया लीगली अबॉर्ट जाके। तो ये देखा गया कि जनरली जितने भी अबॉर्शंस हो रहे थे 12 हफ्तों के बाद, वो ज़्यादातर जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट के बाद हो रहे थे। इसको हम कहते हैं प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी भी बच्चे का लिंग पता करना उसके बर्थ से पहले, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसका मिसयूज़ या इस तरह की मिस हैपनिंग्स रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट निकाला जिसको हम कहते हैं पीएनडीटी एक्ट 1994, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि कोई भी इंसान प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया गया है। यहाँ पे एक टेस्ट था जिसका नाम था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है और इस टेस्ट को बैन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, अब ये सारे आपके प्रीनेटल एक्ट में आए, तो लोगों का एक्चुअली ये आने का रीज़न क्या था, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड रेशो जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मिसयूज़ होने की वजह से इट रिजल्टेड इन लार्ज स्केल फीमेल फीटिसाइड, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने एक और एक्ट निकाला इन 1994 जिसमें उसने इस तरह के प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जितनी भी टेक्निक्स थी उनको बैन कर दिया। सो इट प्रोहिबिट्स प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। अब ये एक्ट क्या कहता है, तो देखो 1971 में जो एमटीपी एक्ट आया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए इन 2017 और यहाँ पे प्रेगनेंसी को या अबॉर्शन को लीगल कर दिया गया 24 वीक्स तक। सो नाउ अ फीमेल कैन लीगली अबॉर्ट अप टू 24 वीक्स एंड अप टू 12 वीक्स ओनली द ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वॉज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आप 12 हफ्तों तक कोई अबॉर्शन करवा रहे हो तो आपको सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत है। बट अगर 12 से ज़्यादा या 24 हफ्तों तक कोई अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। ठीक है, उसके ओपिनियन की ज़रूरत है। तो ये आपका एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट था 2017 का। लास्टली इसमें कुछ नए चेंजेस आए जो आए आपके 2021 में। सो दिस एक्ट इज नोन एज एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट में क्या चेंजेस आए, देखो ये एक्ट कहता है कि एमटी मतलब अबॉर्शन जो है वो लीगल है 24 वीक्स के लिए। ठीक है, और इन 24 वीक्स में अप टू 20 वीक्स जो हैं, अप टू 20 वीक्स द ओपिनियन ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। तो 20 वीक्स तक जो भी अबॉर्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत है। बट अगर 20 वीक्स से ज़्यादा हो चुकी है, द प्रेगनेंसी एक्सीड 20 वीक्स, ठीक है, और 24 वीक्स से कम है, तो उस केस में आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी अबॉर्शन के लिए। ठीक है,
फर्दर यहाँ पे क्या है कि अगर 24 वीक्स को भी प्रेगनेंसी एक्सीड करती है तो उस केस को भी कंसीडर किया गया है। बट यहाँ पे अगर 24 वीक्स के बाद कोई फीमेल अबॉर्शन के लिए ऑप्ट करती है तो वहाँ पे एक स्टेट मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि अबॉर्शन करना सही है या नहीं। और ये 24 वीक्स के बाद कब कंसीडर किया गया कि अगर फीमेल को लाइफ रिस्क है, मतलब अगर वो डिलीवर करती है और उसकी लाइफ को कोई रिस्क है तो उस केस में आप 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करवा सकते हो। एंड दूसरा रीज़न क्या था इसमें जो कंसीडर किया गया कि अगर जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उसको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है या कोई ऐसी फिजिकल डिजीज़ है जो बर्थ के बाद उसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम करेगी, तो उस केस में भी क्या था, आपका अबॉर्शन लीगल था आफ्टर 24 वीक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी अबॉर्शन और MTP एक्ट्स, जो आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर जितने भी एक्ट्स आए वो यही थे। 2021 में हमारे क्या चेंजेस आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी मेथड्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज वैक्यूम एस्पिरेशन। देखो वैक्यूम एस्पिरेशन क्या है, आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में क्या करते हैं, वो चाइल्ड को डिलीवर करने के लिए वैक्यूम का सक्शन प्रेशर यूज़ करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्चुअली सक्शन प्रेशर इज यूज टू रिमूव फीटस थ्रू द सर्विक्स। तो फीमेल यूट्रस से फीटस को सक्शन प्रेशर के थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ऑब्वियसली सर्जरी इज परफॉर्म टू रिमूव द फीटल पार्ट्स फ्रॉम द यूट्रस। द थर्ड वन इज इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन सॉल्यूशन। इससे क्या होता है कि जब आप किसी प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में सलाइन सॉल्यूशन को इन्फ्यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, उसके यूट्रस में बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। उसकी जो यूट्राइन लेयर होती है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और जितना भी कंटेंट होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू दी सर्विक्स। द लास्ट वन इज बाय यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। नाउ यहाँ पर एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है मिफेप्रिस्टोन। This drug is actually anti-progestin drug, ठीक है। एंटी प्रोजेस्टिन ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि फीमेल बॉडी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रस। या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ये एंटी प्रोजेस्टिन है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये क्या करता है, उस हार्मोन का एक्शन बॉडी में होने नहीं देता। अगर ये उस हार्मोन का एक्शन बॉडी में नहीं होने देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम एक्चुअली यूट्रस की वो लाइनिंग होती है जहाँ पे आपका फीटस अटैच्ड होता है, तो ये उस लाइनिंग का ही ब्रेक डाउन करवा देता है। एंड ऑल द कंटेंट, फीटल कंटेंट और यूटेराइन कंटेंट अलोंग विद द ब्लड कम्स आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में क्या होता है, ये सारा जितना भी कंटेंट होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी का वो सब कुछ बाहर आ जाता है। So these are the techniques which are used to terminate pregnancies. These are method to terminate pregnancies. So this is all about the medical termination of pregnancy that you need to know. Now in the next video I'll discuss about infertility and the techniques which are used to deal with infertility, which are they are known as assisted reproductive technology. So this is all for today. Thank you.